मेहनत की रोशनी से अंधेरों को मिटाओ। मेहनत की रोशनी से अंधेरों को मिटाओ। हाफ ईयरली पेपर में अपना जलवा दिखाओ। कदम कदम पर मुश्किलें आएंगी ज़रूर। हौसलों के दम पर जीत का परचम लहराओ। जीत का परचम लहराओ। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल मज़ेदार तरीके से होंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10th में अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 में हो चुका है, हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम हो चुका है सितंबर 2025 में, उसके द्वितीय भारतीय जो भाषा है जिसका नाम हिंदी है, उसके पेपर को बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को हम लोग पूरी तरीके से सॉल्यूशन करने वाले हैं, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से देखने वाले हैं। अगर जिनका क्लास 10th में हिंदी होगा तो वो तो ज़रूर देखें ही देखेंगे, क्योंकि उन्हीं के लिए पेपर है, उन्हीं का पेपर ये है। और अगर जिनका हिंदी होगा, जिनका संस्कृत होगा और संस्कृत के साथ हिंदी होगा, वो भी इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इसमें से जो व्याकरण होता है, ग्रामर होता है, उससे आपको मज़ेदार तरीके से मालूम भी हो जाएगा और आपकी जो हिंदी का जो एग्ज़ाम होगा उसको भी आप अच्छे तरीके से दे पाइएगा। इसलिए आप सभी लोग अपने इस वीडियो को देखें पूरे अच्छे तरीके से, ताकि आपको व्याकरण से पूरे अच्छे तरीके से मालूम हो सके। ठीक है, देख सकते हैं कि ये जो पेपर था, इसमें यहाँ पे निर्देश दिया गया है जिसको आपको पढ़ना था। ये 3 घंटा का जो पेपर है, 100 मार्क्स होगा, फुल मार्क्स 100 नंबर का है। तो इस तरीके से ये पेपर बना हुआ है जिसको आपने दे दिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर हिंदी का आप वीडियो बना दीजिए, हिंदी का वीडियो बना दीजिए, ताकि हम लोग देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन हमारा सही हुआ है और कौन सा क्वेश्चन गलती हुआ है। ठीक है, इसीलिए आपके कहने से, कमेंट और इसके अलावा व्हाट्सएप पर मैसेज की वजह से इस वीडियो को हम बना रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग भी इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे तरीके से अपने इल्म में, अपने शिक्षा में बढ़ोतरी करें, इजाफा करें। ठीक है, इसलिए एकदम अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करिए, और उम्मीद तो है कि आपको समझ में आ ही जाएगी, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप एकदम अच्छे तरीके से पूरा देखिए और अपने सभी दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि वो भी आपके ज़रिए इस पेपर को अच्छे तरीके से देख सके और अपने बोर्ड जो एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम, उसकी मुकम्मल तरीके से तैयारी कर सके। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ लेंगे कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिनमें से एक सही है और 80 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना है। ठीक है, यानी 85 क्वेश्चन का जवाब देना है 80 में से, यानी 30 को छोड़ देना है, 50 का जवाब देना है। चलिए आइए ज़्यादा देर न करते हुए इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले नंबर सवाल, इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है कि शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्षा धन अर्थी पदों की संधि क्या है, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? शिक्षार्थी या शिक्षार्थी या शिक्षार्थी या शिक्षुर्थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी शिक्षार्थी। इसका संधि हो जाएगा शिक्षार्थी। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा नंबर सवाल है कि प्रतीक्षा की संधि विच्छेद है। प्रतीक्षा की संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होता है प्रति प्लस इच्छा। क्या होता है? प्रति प्लस इच्छा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से। तीसरा नंबर सवाल है कि वागिश का संधि विच्छेद है। वागिश का संधि विच्छेद क्या होता है? याद रखिएगा, वागिश का संधि विच्छेद वाक प्लस इश होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आगे देखिएगा चौथा नंबर सवाल कि निह प्लस संदेह पदों की संधि है, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, निस्संदेह। क्या हो जाएगा? निस्संदेह, इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिएगा पांचवा नंबर सवाल आपका देखिएगा यहाँ पर है कि पांचवा नंबर सवाल पूछता है कि निम्न में से कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ये अहिंदी जिसका उर्दू का एग्जाम हुआ है और जिसका उर्दू के साथ हिंदी है उसके लिए भी है, और जो संस्कृत से हिंदी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, कि उनका व्याकरण में सब सवाल पूछता है।
इसीलिए व्याकरण अपना मजबूत रखेंगे और बहुत जल्द हम लोग व्याकरण शुरू करने वाले हैं सभी बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया और हालांकि ऐसा समय हमको नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन अब समय निकाला जाए क्योंकि आपकी मोहब्बतें देख करके हमको रुकने का नाम नहीं, मतलब रुकने का मन नहीं कर रहा है। इसीलिए आपके मोहब्बतों को देख करके, आपके सपोर्टों को देख करके हम अब टाइम निकाल करके पूरे अच्छे तरीके से हम बनाएंगे आप लोग के लिए। बहुत जल्द हिंदी व्याकरण शुरू करने वाले हैं एकदम मजेदार तरीके से, बेसिक से बेसिक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि गुण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो गुण स्वर संधि का उदाहरण है महेश्वर। क्या है? महेश्वर, ऑप्शन नंबर जी। आगे देखिएगा, इसमें से कौन तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है यानी तद्भव शब्द है। तत्सम किसे कहते हैं? तो जो संस्कृत के समान होता है। किस समान? संस्कृत के समान होता है। तो संस्कृत समान कौन नहीं है? आंसू, क्लेश, गुण, घृत, तो वो है आंसू। आंसू जो है ये संस्कृत से हिंदी में आया हुआ है। तत्सम शब्द ये नहीं, तद्भव शब्द है। ठीक है, आगे देखिए, सतम पूछा है कि कौन तद्भव शब्द है यानी संस्कृत से हिंदी में आया हुआ है। कौन तद्भव शब्द है? तो बताना है, इसमें हो जाएगा चरित। चरित जो है ये तद्भव शब्द है। आगे देखेंगे, खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है? जो खिचड़ी है ये किस शब्द का उदाहरण है? याद रखिएगा, ये तद्भव शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आगे देखिएगा, 9 नंबर सवाल है कि लाश किस शब्द का उदाहरण है? लाश, लाश बताना है कि किस शब्द का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, ये विदेशज शब्द है। कौन सा शब्द है? तो विदेशज। ये फारसी भाषा से हिंदी में आया हुआ है। ठीक है, फारसी भाषा से हिंदी में आया हुआ है। तो जो संस्कृत से हिंदी में आता है उसको तद्भव कहते हैं, लेकिन ये फारसी से दूसरे जबान से आया हुआ है, दूसरी भाषा से आया हुआ है, इसीलिए हो जाएगा विदेशज। क्या हो जाएगा? विदेशज, जो विदेश में बोली जाती है लाश। आगे देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पवन किस शब्द का उदाहरण है? पवन, पवन किस शब्द का उदाहरण? तो याद रखिएगा तत्सम है। ठीक है, पवन जो है तत्सम शब्द का उदाहरण है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को सब लोग जानते हैं, वर्णमाला कहते हैं। आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जिसकी संख्या कितनी होती है? जिसकी संख्या 52 होती है। आप याद रखिएगा, वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? 52। आगे देखिएगा, 12 नंबर सवाल है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा, स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। अब देखिएगा ध्यान से कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। याद रखिएगा, मूल स्वर की संख्या 11 होती है, लेकिन इसमें ऑप्शन तो है नहीं, इसीलिए मूल स्वर जो होते हैं, मेन जो स्वर होते हैं वो 5 होते हैं, इसलिए इसमें 5 नंबर ऑप्शन दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन संयुक्ताक्षर है? संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर कौन सा वर्ण है इसमें बताना है। तो वो है त्र। क्या है? त्र, ऑप्शन नंबर जी। आगे देखिएगा, 15 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में कौन ह्रस्व स्वर है? हाँ, कौन ह्रस्व स्वर है? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिसको उच्चारण करने में सबसे कम समय लगे, और दीर्घ स्वर क्या होता है? तो जिसको उच्चारण करने में ह्रस्व से ज्यादा समय लगे, अधिक समय लगे। ठीक है, और प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो जिसमें सबसे अधिक समय लगे। तो इसमें से कौन सा ऐसा स्वर है जिसमें सबसे कम समय लग रहा है? अ, आ, बड़ी ई, ऊ ऐसे बोला जाता है। इसमें ज्यादा समय लग रहा है, नहीं, अ में कम समय लग रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा अ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ। ठीक है, आगे देखिएगा, अ और ई के मेल से बना वर्ण है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अ ई के मेल से बना वर्ण है, यानी अ और ई को मिलाया जाए तो कौन सा वर्ण बनता है? तो ए बनता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है, आप लोग भी हमारे सवाल पढ़ने के बाद ऑप्शन को बताने की कोशिश करें और कमेंट में भी बताने की कोशिश करें। कमेंट करें, क्योंकि इसी के जरिए से हमको अगला वीडियो बनाने में सहूलियत होती है और अगला वीडियो बनाने में हमको मन लगता है। इसलिए आप पूरी तरीके से हमारा सपोर्ट करें, ताकि हमारा सपोर्ट के बदौलत ही, आपके सपोर्ट के बदौलत ही हम वीडियो बना पाते हैं, नहीं तो मेरे पास वक्त इतना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दिन भर क्लास लेना पड़ता है, दिन भर से रात भर तक क्लास लेना पड़ता है, रात में 9 बजे तक क्लास रहता है। ठीक है, लेकिन आपके मोहब्बतों को देख करके, आपके सपोर्ट को देख करके हम वीडियो बना पाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप मोहब्बत बनाते रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। ठीक है, निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? इसमें पूछा है कि निम्न में कौन सा दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? बताया है ना, दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिसको उच्चारण करने में सबसे अधिक समय लगे। तो ये बड़ी ई,
बड़ी ई कहने में सबसे अधिक समय लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा है कि अंतः अष्ट व्यंजन की संख्या कितनी होती है। अंतः अष्ट व्यंजन की संख्या कितनी होती है, याद रखिएगा, अंतः अष्ट व्यंजन की संख्या होती है 4। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है, उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो वो भी 4 होता है। तलाबी श, मूर्धन्य स, दंती स और ह, ये 4 होता है उसमें व्यंजन। ठीक है, आगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 20 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन अंतः अष्ट व्यंजन है। प, य, च और ढ। तो इसमें य जो है ये अंतः अष्ट व्यंजन है। ठीक है, य, र, ल, व, य, र, ल, व, 4 गो अंतः अष्ट व्यंजन होता है। ठीक है, य, र, ल, व, अंतः अष्ट व्यंजन। और तलाबी श, मूर्धन्य स और दांती स और ह, ये क्या होता है, तो उष्ण व्यंजन होता है, 4-4। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से, उसमें व्यंजन पूछा है कि इसमें उसमें व्यंजन कौन सा है, तो ग है, छ है, थ है और श है। आप खुद बता दीजिएगा, इसमें श है। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, 22 नंबर सवाल पूछा है कि विसर्ग का उच्चारण किया जाता है। विसर्ग का उच्चारण किया जाता है, तो ये हल्के ह के समान किया जाता है। विसर्ग का उच्चारण हल्के ह के समान किया जाता है। अनुनासिक वर्ण नहीं है, अनुनासिक वर्ण नहीं है। इनमें से कौन है कि जो कि अनुनासिक वर्ण नहीं है, तो अनुनासिक वर्ण भी होता है 5 गो। ठीक है, होता है ढ, य, ण, न और म। तो इसमें कौन नहीं है, तो वह नहीं है। ठीक है, वह ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे देखिएगा, ज्ञ किन वर्णों के मेल से बना है। ज्ञ कौन कौन से वर्ण मिला करके बनाए जाते हैं, तो वो है ज प्लस य, ज्ञ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से, 25 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन कंठ तालव्य है। इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ण है जो कि कंठ तालव्य है, जो पूरी तरीके से कंठ और तालव्य से निकलता है, तो वो है ए। क्या है, ए। आगे देखिएगा, उ उच्चारण स्थान है। उ जो है इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, तो मुद्रा है। क्या है, मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है। आगे देखिएगा, 27 नंबर सवाल है कि किसका उच्चारण मुद्रा से होता है। किसका उच्चारण मुद्रा से होता है, तो हो जाएगा ग। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। आगे देखिएगा, भ का उच्चारण स्थान है। भ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो दंत। ये दंत से निकलता है, दांत से निकलता है भ। आगे देखिएगा, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। शुद्ध बताना है, इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो कि शुद्ध शब्द है, तो वो हो जाएगा क्या चीज, कौन सा हो जाएगा, बताइए जल्दी से बताएंगे। इनमें से कौन शुद्ध शब्द है, तो वो है गरीब। क्या है, गरीब। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से देखेंगे, तो निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध बताना है। इसमें से अशुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध अशुद्ध से पूछता है। हम लोग एकदम व्याकरण को एकदम बेसिकली पढ़ेंगे एकदम। अशुद्ध शब्द कौन है, तो वो है यथोष्ट। क्या है, यथोष्ट। ठीक है, यथोष्ट जो है ये अशुद्ध शब्द है। आगे देखिएगा, आगे पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा पूरी तरीके से। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पाप युक्त शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पाप युक्त जो है ये किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो यह है आपादान। क्या है, आपादान। अब देखिएगा, 32 नंबर सवाल है कि पाठशाला शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पाठशाला, तो वो है कर्म से है। ठीक है, कर्म। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अब देखिएगा, निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण है। निम्न में निम्नलिखित जो लिखा हुआ है कि नीचे में कौन सा ऐसा उदाहरण है समास जो कि कर्मधारय समास से जुड़ा हुआ है, तो वो है श्वेतांबर। क्या है, श्वेतांबर। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा, 34 नंबर सवाल पूछा है कि निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास बताना है। द्विगु समास का कौन उदाहरण है, तो वह है त्रिफला। क्या है, त्रिफला। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, क्रोध किस संज्ञा का उदाहरण है। क्रोध किस संज्ञा का उदाहरण है, तो इसमें भाव का प्रयोग होता है ना, भाव यानी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखिएगा, भीड़ किस संज्ञा का उदाहरण, तो भीड़ एक दो होता नहीं है, पूरा समूह बनाना पड़ता है, ग्रुप बनाना पड़ता है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 37 है कि क, श, अ, म और आ वर्णों के मेल से बना शब्द है। यानी क, श, अ, म, आ इसको मिलेगा तो क्या बनेगा, तो क्षमा बनेगा। क्या बनेगा, क्षमा बनेगा। आगे देखिएगा, 38 नंबर सवाल है कि निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है। सोनिया के पेट में पर दर्द है, स्टेशन पर गाड़ी आ गई, सारा बच्चे खेल रही हैं, मैं रात में कंबल पहनकर सोता हूँ। ये सब गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही हो जाएगा, स्टेशन पर गाड़ी आ गई है। आगे देखिएगा, मोहन जल्दी जल्दी चलता है,
इसमें कौन क्रिया विशेषण का उदाहरण है? मोहन जल्दी जल्दी चलता है, इसमें क्रिया विशेषण कैसे चलता है? तो जल्दी जल्दी चलता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, 2 किलो आटा लाओ, 2 किलो आटा लाओ, इसमें 2 किलो किस विशेषण का उदाहरण है? निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। याद रखिएगा 2 किलो, 2 जो बता रहा है ये संख्या बता रहा है, तो यानी अनिश्चित तो खत्म हो जाएगा, अनिश्चित अनिश्चित नहीं होगा। इसमें आटा लाओ यानी 2 संख्या नहीं है बल्कि उसको तौला जा रहा है, परिमाण किया जा रहा है, इसलिए ये संख्या नहीं होगा बल्कि ये होगा निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, आगे देखिएगा 41 नंबर सवाल है कि यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, इसमें सर्वनामिक विशेषण है। यह मेरा घर है, इसमें सर्वनामिक विशेषण क्या है? तो ये हो जाएगा मेरा, मेरा हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण जो अपने लगाया जाता है। आगे देखिएगा, कर्ण बहुत दानी थे, कर्ण बहुत दानी थे, इसमें गुणवाचक विशेषण क्या है? तो हो जाएगा दानी, दानी हो जाएगा। कैसा था वो, उसका गुण कैसा था? दानी था। ठीक है, दान करता था पूरी तरीके से। आगे देखिएगा 43 नंबर सवाल है कि राम अपना काम स्वयं करता है, स्वयं, इसमें निजवाचक सर्वनाम बताना है कि स्वयं करता है यानी अपने से करता है, तो इसमें निजवाचक क्या होगा? तो स्वयं होगा। क्या हो जाएगा? स्वयं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिएगा, तुम कहाँ गए थे, ये किस सर्वनाम का उदाहरण? कहाँ गए थे ये पूछ रहा है ना, सवाल पूछ रहा है, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा 45 नंबर सवाल है कि तुम खा रहे हो, एकदम जल्दी चलते हैं हम लोग। तुम खा रहे हो, इसमें मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम खा रहे हो, इसमें मध्य बताना है। तुम क्या हो जाएगा? तुम जाएगा मध्य पुरुषवाचक। इसमें जो होता है ना सर्वनामिक विशेषण होता है, यानी जो पुरुष होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष जो कहते हैं जो अपने लिए होता है, और मध्यम पुरुष जो सामने वालों के लिए होता है, और अन्य पुरुष जो यहाँ पर हाजिर, जो वहाँ पर उपस्थित नहीं होते उसके लिए होता है। ठीक है, आगे देखिए, अरे जरा रुक जाओ किस कारक का उदाहरण है? अरे जरा रुक जाओ ये किस कारक का उदाहरण है? तो वो है संबोधन कारक का। किसका? संबोधन। आगे देखिएगा, मोहन खटिया पर बैठा है, मोहन खटिया पर बैठा है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो वो है संबोधन कारक का उदाहरण है। ठीक है, मोहन खटिया पर बैठा है। आगे देखिएगा 48 नंबर सवाल है कि निम्न में कौन संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा, पक्षी उड़ रहा है, रॉबिन भारत में रहता है, सोहन पढ़ता होगा, वह आम पसंद करता है। तो होगा यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोहन पढ़ता होगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रतिभा खेल रही थी, किस काल का उदाहरण है? खेल रही थी, अभी खेल नहीं रही, खेल रही थी यानी पहले ही खेल रही थी, यानी भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा 50 नंबर सवाल है, तो वह गीता पढ़ेगा, पढ़ेगा, पढ़ नहीं रहा है, पढ़ेगा, किस काल का उदाहरण है? तो पढ़ेगा आने वाले काल में यानी भविष्य काल, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, बहुत छोटा सवाल है कि इसमें से कौन कोष्ठक का चिन्ह है? कोष्ठक, कोष्ठ का चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी ये कोष्ठ का चिन्ह है। आगे देखिएगा 52 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन अशुद्ध वाक्य है? यानी निम्न में से जो नीचे दिया हुआ वाक्य है इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, वह बहुत चालाक है, लोमड़ी चतुर होता है, मोहन तेज दौड़ता है। इसमें सही जवाब हो जाएगा कि लोमड़ी चतुर होता है, ये अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। चलिए आगे देखेंगे 53 नंबर सवाल है कि अक्ल का दुश्मन क्या है? अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। अक्ल का दुश्मन इस मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख होना। क्या होता है? मूर्ख होना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 53 नंबर हो गया, 54 नंबर चलते हैं। 54 नंबर को आ रहा है कि गुड़िया, गुड़ियों का खेल मुहावरे का अर्थ है। 54 नंबर सवाल है कि गुड़ियों का खेल मुहावरे का अर्थ है। इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत आसान काम। क्या होता है? बहुत आसान काम। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे देखेंगे 55 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? निम्न में से कौन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? नफरत, मित्रता, ताजमहल या नदी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ये क्या हो जाएगा? तो ना मित्रता होगा, ना नफरत होगा, ना नदी होगा, बल्कि क्या होगा? ताजमहल होगा। क्या होगा? ताजमहल। ठीक है, आगे देखिएगा 56 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन द्रव्यवाचक सर्वनाम, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है? देखिए, हाँ,
द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है कि इसमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, इसमें हो जाएगा घी। देख सकते हैं घी जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। उत्साह, बिहार, ये पटना, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है जिसको तौला जाता है, नापा जाता है, तो ये घी को तौला जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा 57 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में से कौन स्त्रीलिंग बताना है, पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग। तो देखिएगा कपूर, कलह, चादर, आयोग। तो हमारे हिसाब से इसमें स्त्रीलिंग शब्द दो गो है, एक कलह भी हो सकता है और एक चादर भी हो सकता है। ठीक है, कलह और चादर दोनों हो सकता है, लेकिन अगर फाइनली अगर मारेंगे तो वो चादर होगा। ठीक है, लेकिन कलह भी कहीं ना कहीं स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, कपूर और आयोग जो है ये पुल्लिंग शब्द है, लेकिन कलह और चादर जो है ये क्या है, तो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, आगे देखिएगा 58 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है। क्या है, पुल्लिंग शब्द। अभी स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं और पुल्लिंग शब्द तो ये हो जाएगा आशीर्वाद। खुदाई, घास और गति जो है ये पुल्लिंग शब्द नहीं है, बल्कि पुल्लिंग शब्द नहीं है बल्कि स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन आशीर्वाद जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आपका व्याकरण खत्म हो गया। अब यहाँ से आपके बुक से आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, 59 नंबर सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ है। यानी विक्रमशिला को कब निर्माण किया गया है, तो ये किया गया है कौन सदी में, तो 8वीं सदी में। कौन सदी में, 8वीं सदी में। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से 60 नंबर सवाल है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती हैं। जो बाल गोविंद भगत हैं जिसके रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, वही लिखते हैं कि बाल गोविंद भगत जो हैं इनकी जो प्रभातियां हैं ये कार्तिक से शुरू होकर के कहाँ तक चलती है, तो ये फागुन तक चलती हुई दिखाई देती है। आगे देखिएगा दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में संजू ने किसके साहित्य को पढ़ा। जो दीदी की डायरी है इसमें जो संजू जो मुख्य पात्र होती है इसमें किसकी डायरी को पढ़ती है, तो महात्मा गांधी की डायरी को पढ़ती है। तब इसको माइंड में आता है कि हमको भी डायरी लिखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 62 नंबर सवाल है कि हंस हंस कर लोहे का चना भी कौन चबा लेता है। हंस हंस कर लोहे का चना भी कौन चबा लेता है, तो वो करमवीर होता है। क्या होता है, करमवीर। चलिए आगे देखेंगे 63 नंबर सवाल है कि निम्न में कौन रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। निम्न में से कौन से ऐसे कवि हैं जो रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं, तो वो है बच्चा बिहारी। कौन है, बिहारी प्रसिद्ध कवि हैं कौन काल के, तो रीति काल के। ठीक है, आगे देखिएगा कलिंग महाराज की पुत्री का नाम क्या था। जो कलिंग महाराज थे उनके पुत्री का नाम क्या था, उनकी पुत्री का नाम था पद्मा। क्या नाम था, पद्मा, जो अशोक से लड़ने के लिए गई थी अपने पिता का बदला लेने के लिए। ठीक है, अब चलिए आगे देखिएगा सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचनाकार कौन है। जो सत्य के प्रयोग जो पुस्तक है इसके लिखने वाले कौन थे, तो ये पिछली बात है महात्मा गांधी इसके रचनाकार थे, महात्मा गांधी इसके लेखक थे। आगे देखिए तू जिंदा है तो डॉट 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 शीर्षक पाठ में हमारे कारवां को किसका इंतजार है, धन का, यश का, स्वर्ग का या मंजिलों का। याद रखिएगा इसमें मंजिलों का इंतजार है हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से बिहारी के दोहे शीर्षक पाठ के अनुसार व्यक्ति किसके बिना बड़ा नहीं होता। यानी बिहारी के जो दोहे हैं इस शीर्षक के जो पाठ है इसके अनुसार क्या होता है कि उन्होंने बताया कि व्यक्ति जो है ऐसा कौन सा चीज है जिसके बिना वो बड़ा नहीं हो पाता है, तो वो है गुण। गुण के बिना वो बड़ा नहीं हो पाता है, गुण ही उसकी पहचान करती है, गुण से ही उसका नाम होता है। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से क्यों कहा जाता है कि आपकी गुण ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम से तो हजारों इंसान है। ठीक है, तो गुणवत्ता ही आपकी पहचान होती है। आगे देखिएगा तू जिंदा है तो डॉट 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 शीर्षक पाठ में कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है, तो वो जमीन को उतारने को कहता है ना। अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सुने ना, एकदम मजेदार तरीके से हम पढ़ाए हैं और आप ध्यान से समझे भी हैं। यकीनन आप अगर नहीं देखे होंगे उस वीडियो को तो जा करके आप उसको देखिए। ठीक है, पूरा पाठ आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कर्मवीर चिलचिलाती धूप को भी क्या बना देते हैं। जो कर्मवीर हैं ये चिलचिलाती धूप को क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं चांदनी। क्या बनाते हैं, चांदनी। चिलचिलाते धूप को भी चांदनी चांदनी बना देते हैं। ठीक है, आगे देखिए 70 नंबर सवाल है कि पीपल किस भाग में पक्षी, यानी पीपल के किस भाग में पक्षी और गिलहरियों के घर हैं।
यानी पीपल का ऐसा कौन सा भाग होता है जिसमें पक्षियों और गिलहरियों का घर रहता है, तो वो कोटर होता है। क्या होता है? कोटर। देखे होंगे पेड़ में छेदा होता है, पूरी तरीके से बिल जैसा होता है, उसी बिल को ही कोटर कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, नेपोलियन किससे स्पर्धा करता था? ये जो नेपोलियन था ये किससे स्पर्धा करता था, किससे ईर्ष्या करता था? जैसे क्लास में होता है ना कि जो तेज लड़का होता है तो उससे जो जिसका कम नंबर आया रहता है तो उसे मोटिवेट होता है, उसे जलता है कि काहे उसका ज़्यादा नंबर आ गया, हमारा क्यों कम नंबर आ गया। तो उसी तरीके से वो जलता है तो उससे ज़्यादा मेहनत करता है, सोचता है कि हम उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे और अगला बार जब एग्जाम होगा ना तो इससे ज़्यादा नंबर लाएंगे। तो वो स्पर्धा, तो वही स्पर्धा करता है नेपोलियन। किससे किससे किया था? तो सीजर से किया था। किससे? सीजर से ये नेपोलियन स्पर्धा किया था। आगे देखिएगा ध्यान से, आगे 72 नंबर सवाल है कि बाल गोविंद भगत ने पतोहू को किसके साथ भेज दिया? जो बाल गोविंद भगत थे इन्होंने जब बेटे की मृत्यु हुई तो पतोहू को किसके साथ भेज दिए? तो ये भाई के साथ भेज दिए थे। किसके साथ? भाई के साथ भेज दिए थे। आगे देखिए 73 नंबर सवाल है कि आज नीनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, ठेस शीर्षक पाठ में यह कथन किसका है? ये है लेखक की माँ का, फणेश्वर नाथ रेणु का ये ठेस पाठ है और उन्हीं की माँ कहती है किससे? तो सिरचन से कहती है कि सिरचन आज नीनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई है। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से, 74 नंबर सवाल है कि 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में डाला गया था? ठीक है, यानी 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को जब गिरफ्तार किया गया था, किसको? कर्पूरी ठाकुर को रात में किया गया था गिरफ्तार, तो उनको किस जेल में डाला गया था? तो उनको दरभंगा जेल में डाला गया था। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से, 75 नंबर सवाल है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसका तुमने भलाई की हो। ये किसका कथन है? ये कथन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। किसका है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। चलिए आगे देखेंगे, 76 नंबर सवाल है कि ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह उसका अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात किसने कही है? यानी ईश्वर और अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह अपने भीतर ढूंढने की बात किसने कही है? तो वो बात कोई और नहीं बल्कि कबीर दास ने कहा है। क्या है? कबीर दास ने कही इस बात को कि भगवान को या अल्लाह को, ईश्वर को पूरी तरीके से बाहर मत ढूंढो, कि ताकि बाहर मत ढूंढो, वो तुम्हारे अंदर ही है, अपने अंदर झांक के देखो, है ना। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, इस तरीके से लिखे है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे एकदम ध्यान से, पूरा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। निम्न में किस शीर्षक पाठ में दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किया गया है? यानी ऐसा कौन सा पाठ इसमें है कि जिसमें जो दर्दमंद है या उसके अलावा जो वंचित लोग हैं इनकी हिफाजत करने का, बूढ़े लोग की हिफाजत करने का इसमें संकल्प लिया गया, वादा लिया गया है। तो वो कोई और नहीं, बच्चे की दुआ है, जिसके लिखने वाले हैं मोहम्मद इकबाल। उर्दू और हिंदी के बहुत बड़े शायर हैं जिसका नाम है मोहम्मद इकबाल, वही लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए, कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में कवि बिहारी ने किया? यानी कनक जो है इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द का जो प्रयोग है कौन कौन से अर्थ में जो बिहारी है वो करते हैं? तो वो सोना और चांदी में करते हैं। क्या करते हैं? सोना और चांदी के साथ उसका पूरी तरीके से तुलना करते हैं, उसका अर्थ को पूरी तरीके से व्यक्तित करते हैं। आगे देखिएगा, जाड़े के मौसम में बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते हैं? जो जाड़ा का मौसम रहता है तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते हैं? तो वो काली कमली ओढ़े रहते हैं। क्या रहते हैं? काली कमली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अब देखिएगा 80 नंबर सवाल है और आपके एग्जाम पेपर का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा, लिखा हुआ कि ईदगाह शीर्षक पाठ किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करता है? यानी ईदगाह पाठ में कौन से परिस्थिति पर जो मार्मिक ढंग से पूरी तरीके से टिप्पणी करता है, बात करता है? तो वो है वंचित बचपन की परिस्थितियों से। जो वंचित बचपन होते हैं, जैसे बाल जो होते हैं बालक, उनके घर में पूरी तरीके से गरीबी आ जाती है, उसके पास रुपए पैसे की कमी हो जाती है, तो उसी के बारे में, उसी परिस्थितियों के बारे में कि बालक उस समय क्या सोचता रहता है, वही सब बातें इस कविता में, इस कहानी में कही गई है। ईदगाह नाम की कहानी में ये सारी बातें कही गई है, जिसके लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि मुंशी प्रेमचंद हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। अब यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से खंड ब है जो कि विषय निष्ठ प्रश्न है। यहाँ से आपको ये गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद पूरा पढ़े होंगे आप लोग, और पूरा पढ़ करके इसमें जो क्वेश्चन दिया होगा इसका आप आंसर करते होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ख है, क नहीं लिखिए तो फिर ख लिखिए, उसका पढ़ करके इसको लिखिए। ठीक है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि पूरी तरीके से आपको क्या करना है कि गद्यांश पढ़ना है, वही वाला है, गद्यांश पढ़ना है, आपको दिया गया क्वेश्चन इसको पूरा करना है। आप एकदम आसान रहता है, खाली पढ़ना है, उसी में से देख करके लिखना होता है, आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर कि आपको क्या करना है कि निबंध लिखना कहा है, वर्षा ऋतु पर, महंगाई पर, इसके अलावा
देश प्रथा पर, ठीक है, और इसके अलावा पुस्तकालय पर, ग्राम जीवन पर, सब ये लिखने को आता है। क्या चीज़? निबंध लिखने का आता है, मजमून लिखने का आता है, जो कि आपको 250 से 300 शब्द में लिखना होता है। और 10 नंबर का ये रहता है। आप लोग मजेदार तरीके से लिख लिए होंगे, हिंदी में तो कोई पूछना ही नहीं, आप लोग लिख लिए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, अगले वीडियो बना करके उस दिक्कत को पूरा तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको आवेदन पत्र लिखना है छुट्टी मांगने के लिए, 2 दिन की छुट्टी मांगने के लिए आपको, कि माँ बीमार है और उसका इलाज कराने जाना है, इसके लिए प्रधान के पास एक आवेदन पत्र लिख दीजिए, एप्लीकेशन लिख दीजिए, जिसे उर्दू में दरखास्त कहते हैं, उसको लिख देना है। और उसके बाद इसमें लेखन लिखना है, कि उसमें संवाद करना है, पूरी तरीके से बातचीत करना है, छात्र और शिक्षक के दरमियान पूरी तरीके से आपको बात करना है, वो लिख देना है, जो कि आपको 5 नंबर देगा। फिर यहाँ से आपका जो सवाल है, इतना सवाल दिया लेकिन इसमें से सिर्फ 5 को करना है, ठीक है, सिर्फ 5 को करना है। कौन कौन सवाल है? तो संधि को परिभाषित करिए, उसके बाद हुंडरू का झरना कैसे बना है, कबीर के पद में मोह को शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, हौसले की उड़ान नामक पाठ में मतही गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी क्यों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सब ये बातें हम लोग चैप्टर वाइज एकदम लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे और पूरा हम लोग खत्म करेंगे। तो ये आप एकदम अच्छे तरीके से कर लिए होंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए प्रॉपर ढंग से हम सब्जेक्टिव का आपको बना करके आपको दे देंगे, ठीक है, आपको एकदम वीडियो में ला करके आपको दिखा देंगे, ठीक है। ऐसा तो कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव आपको खुद वहाँ पर लिखा हुआ उसको करके देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज में आपको सलाम लिखना है, हाय हेलो नहीं लिखना है, नहीं तो आप सलाम मत लिखिए, हम खुद सलाम करेंगे, ठीक है। बस आपको हाय हेलो नहीं करना है, हाय हेलो से बचना है, क्योंकि हाय हेलो मुसलमानों की पहचान नहीं है। मुसलमानों की पहचान सलाम से होती है, सलामती से होती है, हाय हेलो से नहीं होती। इसलिए हाय हेलो से आप बचिए, आप मुसलमान हैं, ठीक है, आपके पास ईमान है, इसलिए आप सलाम करिए, अपना नाम लिखिए और इसके अलावा अपने पता बताइए, आपका गाँव कहाँ है या इसके अलावा आपका ज़िला कहाँ है, ताकि उसकी वजह से हमको मालूम चल सके कि आप ये जो वीडियो है ये कौन कौन से ज़िले में देखी गई है और कौन कौन लोग देखे हुए हैं। इसलिए आप अपना नाम के साथ साथ अपने पता ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लेंगे और अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर करेंगे, ताकि हमारे चैनल से जुड़ करके एकदम धाकड़ तरीके से तैयारी करें और धाकड़ तरीके से तैयारी करने के बाद उर्दू और हिंदी दोनों का एकदम टॉपर बने पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। अभी तो हम लोग हिंदी किताब की शुरुआत किए हैं, बहुत जल्द हम लोग हिंदी व्याकरण की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आज इतना इस वीडियो को रख देते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।